ओके, गवर्नमेंट बजट चालू कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है फटाफट से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है भाई? सरकार क्या करती है हर साल, जितनी भी अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दोनों को ऐसा करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा बजट बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जाके बजट को शो करती है। सो बजट का मतलब क्या है? बजट मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं वो सब अपने लिए बजट बनाते हैं। बजट क्या बनाते हैं कि पूरे आने वाले साल में वो कितना कमाने वाले हैं और कितना खर्चा करने वाले हैं। तो उसे कहा जाता है बजट, कि आने वाले साल में कि हमें कितना पैसा चाहिए, हम कितना कमाएंगे और कितना खर्चा करेंगे। तो एक स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है कितना कमाएंगे, एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कितना पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर किसका? गवर्नमेंट का ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर कब से चालू होता है? 1 अप्रैल को चालू होता है और कब एंड होता है फिस्कल ईयर? 31 मार्च को। सो बेसिकली ये होता है अपना गवर्नमेंट बजट, जो कि चालू होता है 1 अप्रैल से। मतलब सरकार तो बजट पहले ले आती है, मगर सरकार तो बजट पहले ले आती है, सरकार तो पहले डिस्क्लोज कर देती है, जिसको सरकार फॉलो करेगी आने वाले साल में। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भैया इस बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखो, इस बजट का ऑब्जेक्टिव है आपको सपने दिखाना, ड्रीम दिखाना, ठीक है, जो सरकार पूरी करेगी नहीं, ऐसे ड्रीम जो सरकार पूरे नहीं करती। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का? सपने दिखाना, ड्रीम, ठीक है, DREEM, ठीक है। ये लिख के नहीं है ना, याद करना है। एग्जाम में को बताया, हमने इस तरीके से याद किया। ड्रीम, DREEM। डी से आता है सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डी। आर से होता है आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ई से आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड एम से आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो सरकार के बेसिकली देखे जाए तो सरकार आपको क्या दिखाती है? ड्रीम, ठीक है, जो पूरे नहीं होते। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि भैया इधर से लेके उधर पैसा देना। तो सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में क्या करती है कि टैक्सेस लगाती है। क्या लगाती है? टैक्सेस। अब इंडिया में जो टैक्सेस है ना, वो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है, आपके टैक्सेस भी इंक्रीज होते जाते हैं। जिस पर्सन की इनकम कम होती है उस पर टैक्सेस भी कम लगते हैं, जिसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगता है। इंडिया में कोई फ्लैट रेट ऑफ टैक्स नहीं लगता, जैसे दूसरी कंट्रीज हैं उसमें कई जगह पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है कि आपको 30% टैक्स देना है, 40% टैक्स देना है। जैसे इंडिया में कॉर्पोरेट्स होती है ना, कंपनीज जो होती है, उन पे कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो फ्लैट है कि आपको भाई 30% टैक्स देना, बात खत्म, ठीक है। बट सरकार क्या करती है, यहाँ पे इंडिया के अंदर स्लैब सिस्टम है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो ज्यादा कमाता है सरकार उससे ज्यादा टैक्स लेती है और उस टैक्स के कलेक्टेड पैसों से उन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है जिनकी इनकम कम है, या उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट वो टैक्स के पैसे को खर्च करती है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम कम है, ताकि क्या हो सके, अमीरों से गरीबों के पास पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, इनकम जनरेट करी जा सके। नेक्स्ट आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस को रीएलोकेट करना, तो सरकार ने टैक्सेस का पैसा कमाया, सरकार ने एक जगह से पैसा कमाया, अब उस पैसे को क्या करना? रीएलोकेट करना, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग्स बनवाती है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बनवाती है, ठीक है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है ताकि वहां से भी क्या करा जा सके, इनकम को जनरेट किया जा सके। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि रिसोर्सेस को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे उसको रीएलोकेट करना, दूसरी जगह पे उसे इन्वेस्ट करना। तीसरा दे रखा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग बार बार है ना, ये रिसेशन, इन्फ्लेशन की साइकिल चलती रहती है। इकोनॉमी कभी भी एकदम से स्टेबल नहीं चल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। 2008 के टाइम पे यूएस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि यूएस एकदम डूबने की पोजीशन पे आ गया था। यूएस की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एकदम हिल गई थी। यूएस का मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका था, यूएस बहुत ज्यादा डाउन आ चुका था। उसका इंपैक्ट ये आया कि पूरी दुनिया के ऊपर रिसेशन आया, जिसको अपन कहते हैं ग्लोबल रिसेशन, जो आया था 2008 में। अभी आज की टाइम की बात करें तो बहुत जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन फिर से हिट करने वाला है। ये जैसा ग्लोबल रिसेशन हुआ था वो फिर से हिट करने वाला है, उसके इंडिकेटर्स आ गए हैं। जैसे कि यूएस के अंदर हुआ था पहले, वापस से वैसा होने की पोजीशन आ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल रिसेशन को। अब जैसे यूएस में क्या हुआ आपने सुना है, रिसेंटली गूगल से 12,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। सिर्फ एक मेल करा, 12,000 एम्प्लॉयज को सीधे अगले दिन निकाल दिया। तो ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इनको दिख रहा है कि भैया रिसेशन आ रहा है, बाद में जाके लाख एम्प्लॉयज को निकालेंगे, अभी 12,000 को निकाल के थोड़ा सा रिसेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। एक तरीके से, इसी तरीके से वो जो रिसेशन है वो इंडिया को भी हिट कर सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि हमेशा हमेशा रिसेशन ही रहेगा, एक टाइम के बाद ये रिसेशन का पीरियड निकल जाएगा, फिर आप बूम स्टेज पे आओगे, फिर से धीरे धीरे डाउनफॉल आएगी इकोनॉमी फिर से, एंड ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। बट सरकार की कोशिश रहती है कि अगर रिसेशन में आ गए तो कंट्री को रिसेशन से बाहर निकालो, इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, बूम पीरियड पे आ गया तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, बिकॉज बूम लीड्स टू रिसेशन, बूम लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी, और अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ जाए, कभी रिसेशन जैसी सिचुएशन आ जाए, तो सरकार क्या करती है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट बजट में बजट बनाना पड़ता है सरकार को किस चीज के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके, कि अगर पता है इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, बहुत ज्यादा महंगाई आने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़वा देगी। सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाने के लिए आरबीआई को बोल देगी। इसके अलावा सरकार अपने खर्चे करना बंद कर देगी। सरकार जो खर्चे करती है, ठीक है, सरकार के जो बजट्स होते हैं उसके अंदर प्लानिंग करती है कि हम खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, इधर डैम बनाएंगे, उधर फ्लाईओवर बनाएंगे, ये रोड्स बनाएंगे, रोक देगी, कम कर देगी खर्चा। तो सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, तो सरकार क्या करेगी, सरप्लस बजट बनाने की कोशिश करेगी। ऐसा बजट बनाएगी जिसमें गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाए, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी। और सरकार को लगता है कि यार डिफ्लेशनरी सिचुएशन में चल रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है, तो ऐसी डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या है, सरकार खर्चा ज्यादा करेगी। बोले तुम्हारी कमाइयां नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम करा देते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी, प्रोजेक्ट्स लेके आएगी जहां पे खर्चा होगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट लाइक 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया की। अब इंडिया अपनी इकोनॉमी को क्या करने वाला है, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने वाला है। 2025 का टारगेट है इंडिया का 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाना। 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी से लेकर कहां तक लेके जाना है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स। ऑलमोस्ट ग्रोथ रेट क्या है, 1.8 टाइम्स। कितने सालों में, 3 साल का टारगेट, ये सरकार ने टारगेट ले रखा है। तो सरकार बोलती है कि भाई सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल करना ही हमारा काम नहीं है, कि इधर से इन्फ्लेशन आ रहा है, फिर इधर से रिसेशन आ रहा है, डिफ्लेशनरी गैप आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, इनको कंट्रोल करते रहो, सिर्फ इसी में नहीं है, साथ में हमें इकोनॉमी को आगे भी बढ़ाना है। साथ में हमें इकोनॉमी को क्या करना है, आगे भी बढ़ाना है, आगे भी तो लेके जाएं, ग्रोथ भी तो चाहिए इंसान को। एक बात सोचो, ठीक है, आप लोग अपनी फैमिली को देखो, धीरे धीरे फैमिली किसकी तरफ जाती है, ग्रोथ की तरफ जाती है। ताकि क्या होता है, घर में नए एसेट्स आती है, गैजेट्स आते हैं, नया घर लेते हैं, घर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, घर के अंदर एक फ्लोर बढ़ा दिया, नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, डेवलपमेंट हुआ, इनकम बढ़ी। हर इंसान क्या करता है, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हर इंसान अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो पूरी कंट्री की इनकम भी तो ग्रो हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो चाहिए, सिर्फ स्टेबिलिटी थोड़ी चाहिए। तो सरकार क्या करती है, ग्रोथ की तरफ फोकस करने की कोशिश करती है कि आगे उनको और भी ज्यादा पैसा चाहिए, इकोनॉमी और बढ़ा सके, एक्सपोर्ट को और बढ़ा सके, ठीक है, इंपोर्ट्स को थोड़ा कम कर सके ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि सरकार ने क्या करा, सरकार ने एक एक्सप्रेस वे बनाया है जिसमें करीब 1 लाख करोड़ का खर्चा किया सरकार ने, 97,000 करोड़ का खर्चा किया। और सरकार क्या कर रही है, वो जो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर किया है ना सरकार ने, वो किसके लिए किया है, सरकार ने दिल्ली से मुंबई तक की कनेक्टिविटी क्रिएट कर दी। अब दिल्ली से मुंबई अगर कनेक्ट हो गया तो जितने भी जो भी ये क्या है, एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे में क्या होता है, आप गाड़ी तेज चलाओ, एक्सप्रेस वे इज लाइक गाड़ी तेज चलाओ, तो आपके जितने भी स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, स्लो मूविंग व्हीकल समझे, जैसे कि स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक आपके ट्रक्स जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अगर गाड़ियां वगैरह का रास्ता बदल जाएगा, ठीक है, गाड़ियों का रास्ता बदल जाएगा, जो गाड़ियां जाती है
दिल्ली रोड से जारी है, उनका रास्ता अगर बदल जाएगा तो वहां पे ट्रक्स वगैरह चलेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सरकार का इंक्रीज होगा। ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली बिजनेस इंक्रीज होगा। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने की कोशिश करी। तो ये भी किसका प्लान था, ये भी बजट में था। सरकार ऐसे थोड़ी 97,000 करोड़ रुपीस खर्च कर देगी, 54 कंपनीज को हायर कर लेगी। इन सबको करने के लिए इतने सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है, गवर्नमेंट का बजट था, गवर्नमेंट ने बजट बनाया था इसके लिए। तो बजट को पार्लियामेंट में शो किया गया, उसके बाद खर्चा किया गया। नया पार्लियामेंट बना रही है सरकार अभी, ये ऐसे थोड़ी बना रही है, बजट बनाया इसके लिए, बजट को शो किया गया। और अभी रिसेंटली सरकार ने बजट शो किया था, जिसके अंदर सरकार ने रिसेंटली काफी अच्छा बजट बनाया, स्पेशली किसके ऊपर फोकस करते हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हुए। लास्ट आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज मतलब सरकार की खुद की एंटरप्राइजेस होती है, जेडीए वेडीए, नगर निगम वगैरह, अलग अलग अथॉरिटीज होती है सरकार की। तो इन सबको मैनेज करना, इन सबके बिजनेसेस को देखना, प्लस सरकार के खुद भी कंपनीज भी है, एमटीएनएल, बीएसएनएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सब सरकारी कंपनीज है। इन सबको मैनेज करने का भी काम होता है। सरकार से मैनेज होती है तो ठीक, नहीं होती तो प्राइवेटाइज कर देती है आजकल। भाई मैनेज तो हो नहीं पा रही सरकार से, एंटिटीज धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं ताकि प्रॉफिट में आ सके। अब आपको पता है रेल का बजट अलग होता है, रेलवेज का बजट अलग बनता है। रेलवेज का बजट बनता है, रेलवेज ने बजट बनाया तो रेलवेज अपना बजट अलग अलग से बना के देती है कि ये हमारा बजट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बनाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अपना बजट बना के दे दिया कि हमारा बजट है, हमारा इतना खर्चा होगा, इतनी इनकम होगी। सरकारी एंटरप्राइज है, प्रॉफिट में है। पहले रेलवेज लॉस में था, सरकार ने फोकस किया, प्रॉफिट में आ गए। सो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजट के, DREEM, ड्रीम। डी से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ताकि सबके पास इक्वल इनकम एलोकेट हो सके, ठीक है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को नॉन प्रोडक्टिव यूजेस से लेकर प्रोडक्टिव यूजेस पे लेकर आना ताकि इनकम की ग्रोथ हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करना, इन्फ्लेशन फिर डिफ्लेशन, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना बजट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू और रिसीट्स के थ्रू। इकोनॉमिक ग्रोथ लाने की कोशिश करना, क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में फंस के नहीं रहना, इकोनॉमी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, ग्रोथ करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख भी सकते हो, एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो, दैट राइट नाउ इन 2022 जो जीडीपी आई थी इंडिया की, वो आई थी $2.7 ट्रिलियन, $2.7 ट्रिलियन। नाउ द बजट इज, नाउ द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक इट $5 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ 2025। तो आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो। लास्ट है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना, फॉर एग्जांपल रेलवेज, ठीक है, कोल इंडिया, इन सबको मैनेज करना सरकार के बजट में, ये भी उनका एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बजट की, कि बजट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बजट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो बजट में भैया या तो खर्चा आएगा या इनकम्स आएगी, इनकम्स होता है रिसीट बोल दो। तो अब किसी भी बजट में दो ही चीजें होती है, किसी भी बजट में दो ही चीजें होती है, एक होता है उनका खर्चा, एक होता है उनकी कमाई। तो हमने क्या करा, बजट से उठाया बजटेड रिसीट्स, कहां से पैसा आएगा, बजटेड एक्सपेंडिचर। तो बजटेड रिसीट्स, कहां से पैसा आएगा, बजटेड एक्सपेंडिचर, कहां को पैसा जाएगा, कहां से पैसा आएगा, कहां को पैसा जाएगा। तो बजटेड रिसीट्स, बजटेड एक्सपेंडिचर, दो चीजें हो गई। क्या दो चीजें हो गई, बजटेड रिसीट्स एंड बजटेड एक्सपेंडिचर। अब बजटेड रिसीट्स का मतलब क्या है, पैसा कहां से आएगा सरकार के पास। तो सरकार के पास दो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स का सोर्स होता है, कैपिटल रिसीट का सोर्स होता है। तो सरकार के पास, भाई बजट मतलब क्या है, पैसे का आना जाना, बजट बनाया, कहां से पैसा आएगा, कहां को पैसा जाएगा। जो पैसा आएगा उसको क्या कहेंगे, बोलो, बजटेड रिसीट्स। जहां को पैसा जाएगा उसको क्या कहेंगे, बजटेड एक्सपेंडिचर। दो जगह से पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, और दो जगह पैसा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स जो होता है ना, उसको समझो। रेवेन्यू मतलब इनकम, नॉर्मल कमाई। नॉर्मल कमाई ना आपकी एसेट को अफेक्ट करेगा, ना आपकी लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा। मतलब आपकी जैसे पीएनएल आप बनाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है एसेट और लाइबिलिटी से, उसको एसेट लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो रेवेन्यू रिसीट जो है वो आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, एसेट या लाइबिलिटी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। एसेट और लाइबिलिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड, एसेट एंड लाइबिलिटीज विल रिमेन अनअफेक्टेड बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एसेट्स कम हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एसेट और लाइबिलिटी को टच भी नहीं करता। सो रेवेन्यू रिसीट दो होती है, सरकार की सबसे मोटी कमाई होती है टैक्सेस से, और दूसरी अदर नॉन टैक्सेस। अब सरकार की जो पहली कमाई है टैक्सेस से जो कमाई होती है, दो इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल, डायरेक्ट टैक्स
एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे मेजर टैक्स कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी की इनकम क्या होती है सरकार की? मैं आपको बताता हूँ, जीएसटी की ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज क्वार्टरली इनकम है सरकार की 1.5 लाख 2 लाख करोड़, 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का क्वार्टरली रिटर्न, 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ की जीएसटी, मतलब पूरे साल का जीएसटी कितना? 6-7 लाख करोड़ का जीएसटी, ठीक। और डबल ट्रिपल इनकम टैक्स, डबल इनकम टैक्स 1.5 टाइम्स के आसपास इनकम टैक्स, 7-8 लाख करोड़ का इनकम टैक्स, 10 लाख करोड़ का इनकम टैक्स आ जाता है। तो सरकार की क्या है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से कमाई है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जिसके ऊपर बर्डन है उसी को क्या करना है? उसी को पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे बर्डन को क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। जिसके ऊपर बर्डन है वो पे नहीं करता, दूसरा पर्सन पे कर देता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि एग्जांपल जीएसटी, कस्टम्स भी है, अभी कस्टम्स खत्म नहीं हुआ, कस्टम जिंदा है अभी, ओके। कस्टम ड्यूटी, फॉरेन से अपन गुड्स मंगवाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है, बाकी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो डायरेक्ट टैक्स सरकार की मेजर इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स सरकार की मेजर इनकम। तो टैक्सेस, तो क्या देखा अपन ने? बजट, बजटेड रिसीट्स, बजटेड रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट विल नॉट अफेक्ट योर एसेट एंड लायबिलिटीज पोजीशन, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में अपन ने देखा सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार के और जो बाकी की कमाई होती है, जैसे आप कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो सरकार उससे उसके लिए फीस लेती है, ठीक है। लाइसेंसेस वगैरह देने के लिए, परमिट्स देने के लिए सरकार पैसे लेती है, ठीक है। जैसे आपने गाड़ियों पे देखा होगा ना, वो लिखी होती है टैक्सी वाली का ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, ठीक है। या फिर जैसे जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ट्रक्स वगैरह को पूरे इंडिया में ट्रैवल कराने के लिए आपको रोडवेज को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के पास टैक्स जाता है इसका, ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आप ये काम कर सकते हो। सो इसको क्या कहते हैं? इसको लाइसेंस हो गई, फीस हो गई, सरकार की इनकम। एस्चीट मतलब अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए और उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? सरकार की हो जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। फाइन्स वगैरह सरकार चार्ज कर सकती है, सरकार आपसे फाइन्स वगैरह लेती है ना, रोड पे आपने हेलमेट नहीं पहना, फाइन वगैरह ले लिया। इंटरेस्ट वगैरह की इनकम हो सकती है, सरकार ने, मान लीजिए सरकार ने, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लोन दे रखा है या कंपनीज को लोन दे रखा है। कंपनीज कौन सी कंपनी? सरकारी कंपनीज जो होती है ना, उनको लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसका गिफ्ट एंड ग्रांट, कोई दूसरी कंट्री से गिफ्ट मिल गया, ग्रांट मिल गया, तो ये सब क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। तो देखा जाए रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो एसेट एंड लायबिलिटी की पोजीशन को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दो तरीके की रेवेन्यू रिसीट्स होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में दो तरीके के टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एंड सेकंड क्या आता है? नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में बहुत सारी होती है, फीस, फाइन्स, ठीक है, एस्चीट, ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट, गिफ्ट, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैपिटल रिसीट्स आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट करता है। कैपिटल रिसीट्स क्या करता है? अब कैपिटल रिसीट मतलब पैसा आएगा। तो पैसा कैसे आएगा? जब आप एसेट को बेचोगे, एसेट कम होने से। और पैसा कब आएगा? लायबिलिटी के इंक्रीज होने से। सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which will impact your assets and liabilities, किस manner में? that your assets will be reduced or your liabilities will be increased. For example, borrowings, आपने अगर उधारी ली तो सरकार ने क्या सोचा? वर्ल्ड बैंक से उधारी ले लेते हैं, उधारी ली तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी विल इंक्रीज, ओके। डिसइन्वेस्टमेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स मतलब सरकार ने अपनी सरकारी कंपनी बेच दी। जैसे सरकार ने क्या किया? सरकार ने कोल इंडिया के शेयर्स पब्लिक में बेचे, अभी LIC के शेयर्स बेचे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एसेट हो गई सरकार की कम, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ना, सरकार ने एयर इंडिया बेची, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस अभी बेची। स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स मतलब लायबिलिटी होती है, जैसे जो पब्लिक होती है, ठीक है, वो सब सरकार को उधारी देती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेविंग्स। कि सरकार ने पब्लिक एट लार्ज से, अपने लोगों से, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करके जो पैसा ले रखा है, इसको कहते हैं स्मॉल सेविंग्स। लास्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। तो सरकार ने लोन दे रखा था, ठीक है, सरकार ने किसको लोन दे रखा है? बैंक्स को लोन दे रखा है, सरकार ने गवर्नमेंट कंपनीज को लोन दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, उनकी रिकवरी हो गई। तो एसेट कम और इंटरेस्ट भी कम, भाई इधर से एसेट कम हो जाएगी तो इधर से इंटरेस्ट की इनकम कम हो जाएगी, समझ आ गया? तो सरकार ने लोन दे रखा है। ये चार चीजें आती है, ठीक है, किसके अंदर आती है? कैपिटल रिसीट के अंदर। किसमें आती है? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में दो चीजें, एसेट का कम होना क्योंकि पैसा आ रहा है, तो एसेट बेच के पैसा आएगा, लायबिलिटी लेके पैसा आएगा। एसेट बेच के, तो एसेट दो तरीके से बेच सकते हैं अपन, कौन कौन सी? लोन्स की रिकवरी कर ली,
ठीक है, और दूसरा एसेट डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। और लाइबिलिटी दो तरीके से, बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, अदर कंट्रीज, इनसे बोरोइंग्स लेना, और बोरोइंग्स अपने ही घर से, मतलब कंट्री वाले लोगों से, स्मॉल सेविंग्स के नाम पे अपन ने बोरोइंग्स ले ली। ठीक, ये हो गया खत्म। उसी तरीके से बजटेड एक्सपेंडिचर होता है। बजटेड एक्सपेंडिचर सिंपल, एक्सपेंडिचर करना कहां पे, एक्सपेंडिचर करना अपने जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही है जो एसेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के डेली रूटीन के खर्चे। डेली रूटीन के खर्चे जैसे कि क्या है, सरकार ने क्या किया, सरकार ने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, सैलरीज वगैरह दे दी, पेंशन वगैरह दे दी, सब्सिडीज वगैरह दे दी, सरकार के इस तरीके के खर्चे। ठीक है, जैसे कि क्या है, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट्स, इस तरीके के जो सरकार के खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एसेट एंड लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करते, एसेट एंड लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट हियर कम्स योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल है तो एसेट और लाइबिलिटी को तो इंपैक्ट करेगा। क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है। ठीक है, अगर कैपिटल वर्ड यूज कर रखा है तो एसेट और लाइबिलिटी को तो इंपैक्ट करेगा ना। अब एसेट और लाइबिलिटी को इंपैक्ट कैसे करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने खर्चा किया तो एसेट बढ़ेगी या लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो दोज एक्सपेंडिचर विच विल इंक्रीज योर एसेट और रिड्यूस योर लाइबिलिटीज आर कॉल्ड एज व्हाट, आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर चार तरीके के होते हैं, जैसे कैपिटल रिसीट चार तरीके के, एक्सपेंडिचर भी चार तरीके का। ठीक है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सरकार ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, ठीक, फाइन। इक्विपमेंट वगैरह सरकार ने परचेज कर दिया, ये भी एसेट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवेज, ठीक है, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, सरकार ने सब बना दिया, ये भी क्या है, सरकार का एसेट बढ़ गए। और रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह कर, मतलब लाइबिलिटीज कम होना। सरकार की लाइबिलिटी एक ही होती है क्या, इधर देख लो, सरकार की लाइबिलिटी क्या है, इधर बोरिंग्स और स्मॉल सेविंग्स, मतलब सरकार की एक ही लाइबिलिटी है, उधारी। सरकार की एक ही लाइबिलिटी है, मतलब उधारी। सरकार के ऊपर और क्या लाइबिलिटी होगी, उधारी। कहां से, ठीक है, इंडिया के बाहर से या इंडिया के अंदर से। इंडिया के बाहर से उधारी का मतलब क्या हो गया, बोरिंग्स फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अदर कंट्रीज, इन सब से उधारी ले रखी है, इसको क्या कहेंगे, बोरिंग्स कहेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, सरकार की स्मॉल सेविंग्स, मतलब पब्लिक से उधारी हो सकती है। और एसेट्स में तो कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो खुद ही, सरकार ने कंस्ट्रक्शन करवाया, रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ठीक है। उसके अलावा सरकार ने क्या किया, बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह परचेज, सरकार ने इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज किए, ये सब सरकार के लिए क्या है, एसेट्स है। और लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज को कम करना मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन्स का रीपेमेंट कर दिया, ठीक है, सरकार की लाइबिलिटीज कम हो गए। और कोई लाइबिलिटी तो है ही नहीं सरकार की, और क्या लाइबिलिटीज हो सकती है, समझ आया। तो कंपोनेंट्स देख लिया अपने बजट का, बजट के दो कंपोनेंट्स क्या क्या, या तो आपका पैसा आएगा या पैसा जाएगा। आएगा तो रिसीट्स, जाएगा तो एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स, बजटेड एक्सपेंडिचर। Receipts are of two types, revenue receipts, capital receipts. Expenditure are also of two types, revenue, capital. ठीक है, revenue receipts are of two types, tax and non-tax. और tax भी दो तरीके का, direct tax, indirect tax. Non-tax revenue like fees, fines, penalties, escheat, ठीक है, interest फैलाना, दिखाना, ठीक है, जो मन में आए लिख देना। ओके, ये क्या होते हैं आपके, ठीक है, सबसे पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या करती है, एसेट या लाइबिलिटी की पोजीशन को इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करेगी, पैसा आना चाहिए, आना चाहिए के लिए क्या होगा, एसेट्स बेचनी पड़ेगी या लाइबिलिटीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एसेट्स बेचनी पड़ेगी दो, लाइबिलिटीज लेनी पड़ेगी दो। लाइबिलिटीज कौन सी, या तो पब्लिक से स्मॉल सेविंग्स ले ली, फिर बोरिंग्स ले ली। एसेट्स बेचनी पड़ेगी दो, दैट इज व्हाट, रिकवरी ऑफ वो, या तो रिकवरी ऑफ लोन्स कर लिया अपन ने, उससे इंटरेस्ट की इनकम कम हो जाएगी, या फिर अपन ने कोई अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ये कंपनी वगैरह अपन ने सेल आउट कर दी। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर होते हैं दो, रेवेन्यू, कैपिटल। बड़ा आसान है, इसमें कोई इंटरनल पार्ट्स नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का नॉर्मल खर्चा। किसमें खर्चा करती है सरकार, सैलरीज, पेंशंस, डोनेशंस वगैरह सरकार देती है, ग्रांट्स वगैरह दे देती है सरकार, सब्सिडीज वगैरह दे देती है, फलाना डिकाना में खर्चा, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, या तो एसेट, अब कैपिटल खर्चा किया किसके लिए, एसेट बनाने के लिए, लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए। लाइबिलिटी एक है, दैट इज रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, एसेट में अलग अलग हो सकती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज करना, कंस्ट्रक्शन करवाना, ठीक है, रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वगैरह वगैरह का, या फिर इक्विपमेंट वगैरह परचेज करना। इसके साथ आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ बजट कंप्लीट हो गया।
अब बात करते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में। प्लान एक्सपेंडिचर फर्जी टॉपिक है। प्लान किया, 5 इयर्स प्लान बनाए, या सरकार ने जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी प्लान बनाए उस प्लान के हिसाब से खर्चा करना, उस प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना, उस प्लान्ड प्रोजेक्ट पे खर्चा करना इज कॉल्ड एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे कि सरकार ने प्लान बनाया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, रोड बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स, एनर्जी, इन सब के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार ने काम खर्चा करेंगे, उसको कहते हैं प्लान्ड। और बिना प्लानिंग के जो खर्चा कर देती है सरकार उसको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कोविड के लिए प्लान थोड़ी बनाया था, अचानक से आ गया, बजट बदलना पड़ा, ठीक है, इधर से पैसा दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ा अचानक से। सरकार को थोड़ी पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सरकार ने इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशंस लगवाई है, सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाई है, सबसे ज्यादा सरकार भी ऐसी है पूरी दुनिया में। सबसे कम परसेंटेज में जो डेथ हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है, और सबसे ज्यादा जो कोविड वैक्सीन लगी है वो इंडिया में लगी है। वैसे ही पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशंस भी, और गवर्नमेंट ने अपने पैसों से लगवाई है सबके वैक्सीनेशंस। तो इंडिया में 80-90% लोगों ने तो वैक्सीनेशन के लिए सरकार से सरकारी वैक्सीनेशंस लगवाई है, बाकी लोगों ने 10% लोगों ने हो सकता है प्राइवेट जगह जाके वैक्सीनेशन लगवाई हो। सो इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज जो सरकार के प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होते। इसी तरीके का एक और एक्सपेंडिचर होता है कॉल्ड एज डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर विच यू कैन राइट बाय योर ओन। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिससे सरकार कमाएगी, जैसे सरकार कोई डेवलपमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इस तरीके के एक्सपेंडिचर्स को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने सैलरीज दे दी, ठीक है, सरकार ने सब्सिडीज दे दी, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर, एंड सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए अब चालू करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, दैट इज टाइप्स ऑफ बजट। वो जो था ना वो कंपोनेंट्स थे, याद रखना, वो कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट्स में क्या थे, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, वो बजट का कंपोनेंट था कि बजट बना कैसे है। ठीक है, बजट कैसे होते हैं, 3 तरीके के, या तो बैलेंस्ड विच इज अ मिथ एंड नॉट पॉसिबल, ठीक है, दूसरा सरप्लस, इंडिया में तो मिथ लगता है, ठीक है, बहुत ही सालों में कोई 1-2 साल गलती से हो गए, और तीसरा डेफिसिट जो कि हमारे लिए कॉमन है। तो बैलेंस बजट, तुमने सोचा खर्चा जितना लगेगा उतना ही कमाई हो जाए, इज कॉल्ड एज बैलेंस बजट, विच इज नॉट पॉसिबल। इकोनॉमी चल ही नहीं सकती भाई, प्रैक्टिकली देखो, गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट बराबर है किसके, खर्चे के। सरप्लस बजट, खर्चा सरकार कम कर रही है, कमाई ज्यादा कर रही है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अगर आ जाए कभी इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल है कि सरकार क्या कर सकती है, रिसीट ज्यादा कर ले और एक्सपेंडिचर सरकार के कम हो जाए। तो ये सिर्फ उस कंडीशन में पॉसिबल है जब गवर्नमेंट क्या कर लेती है, पॉइंट नंबर 1, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, जिसकी वजह से सरकार के, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो गया था, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए, इसलिए सरकार ने कम से कम खर्चा किया, जिसकी वजह से रिसीट ज्यादा हो गई, खर्चे कम हो गए और सरकार का बजट आ गया किसमें, सरप्लस में। और लास्ट आता है आपका डेफिसिट बजट, जो कि होता है प्रैक्टिकली क्या, खर्चा ज्यादा, रिसीट्स कम, यानी कि गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट्स आर लेस देन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। यहां तक क्लियर, ऑल क्लियर? यहां तक क्लियर है तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे की चीजें काफी टेक्निकल है। चलिए अब बात करते हैं अपन बजट डेफिसिट के बारे में। बजट डेफिसिट बोलो, डेफिसिट बजट बोलो, बात एक ही है। बजट डेफिसिट मतलब जो आपने बजट बनाया ना, उसमें क्या है, छेद है, डेफिसिट है, लीकेज है, पैसा जा रहा है, नुकसान हो रहा है। बजट डेफिसिट मतलब बजटेड एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन व्हाट, बजटेड रिसीट्स, खर्चा ज्यादा, इनकम कम। बजटेड एक्सपेंडिचर में 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजटेड रिसीट्स 2 होती है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है बजटेड रिसीट से, इसको कहते हैं बजटेड डेफिसिट। बजट डेफिसिट, सिंपल सी बात है। अब ये बजट डेफिसिट जो होती है ना, उससे 3 तरीके के डेफिसिट्स निकलते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला सबसे बेसिक रेवेन्यू डेफिसिट।
रेवेन्यू डेफिसिट को समझना भी बड़ा आसान है। नाम क्या है? रेवेन्यू। नाम क्या है? रेवेन्यू। नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू जब वर्ड यूज करा तो उसको आप खुद ही सोच सकते हो कि मतलब इनकम, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू खर्चा ज्यादा, रेवेन्यू की कमाई कम, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू रिसीट्स आर लेसर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। खर्चा ज्यादा, कमाई कम, मगर कौन सी वाली? रेवेन्यू वाली। कौन सी वाली? रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू रिसीट। अब ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। अगर सरकार के पास रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो ये अट्रैक्ट करती है क्या? ये अट्रैक्ट करती है कि सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए उधारी लेनी पड़ेगी। मतलब एग्जाम्पल में आज की डेट में स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं इंडिया के अंदर? स्टार्टअप्स इंडिया में इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप क्या करते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। दबा के क्या कर देते हैं? ठीक है, एक्सपेंडिचर कर देते हैं, खूब दबा के एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर देते हैं। मामा अर्थ का आईपीओ आने वाला था। क्या आने वाला था? आईपीओ। मामा अर्थ का आईपीओ पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि मामा अर्थ है ना, वो 1 साल पहले थी 8,000 करोड़ की कंपनी। ठीक, 1 साल बाद उसकी वैल्यूएशन उन्होंने निकाली 24,000 करोड़। 24,000, 24,000 करोड़, दैट इज 3 टाइम्स। पीपल आर लाइक क्या मजाक लगा रखा है तुम लोगों ने भाई? पेटीएम को चाड़ा मार के गिराया था, भूल गए क्या? हाँ, पेटीएम लेके आया था ना ओवर वैल्यूएशन पे, बोला 2700 का शेयर दूंगा, 700 भी नहीं है अभी, 2700 था 2100 था, कुछ भी ऐसा वैल्यूएशन था, बट बहुत महंगा शेयर दिया था पेटीएम ने, गिर गया। क्या वैल्यू रह गई? कुछ नहीं। बात समझे? लेवल पे ले आए उसको। मामा अर्थ अपना आईपीओ नहीं लेके आ पाया, मामा अर्थ ने पोस्टपोन कर दिया, बोले अभी नहीं, क्योंकि दिख रहा है कि अगर गलती से आईपीओ ले आए तो लोग खरीदेंगे नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर प्राइस, मतलब पागल समझ रखा है तुमने जनता को। हाँ, कुछ भी मांगोगे। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, खुद ही के कारनामों से फंसे। क्यों फंसे? शार्क टैंक इंडिया लोगों के बीच में फेमस हो गया, लोगों को वैल्यूएशन का गेम समझ आने लग गया, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू खुद ही बोल बोल के सिखा दिए। जब तुम खुद किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो सामने वाला क्यों इन्वेस्ट करेगा? बरोबर। अब मामा अर्थ पता है क्या बोल रहा है? मामा अर्थ बोल रहा है कि हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इनका प्रॉफिट क्या है पता है मामा अर्थ का? साल का 8 करोड़। साल का 8 करोड़। मामा अर्थ ने अपने, सुनना, मामा अर्थ का एक एडवर्टीजमेंट बजट होता है, उस एडवर्टीजमेंट बजट को इसने 3 टाइम्स करा। कितना करा? 3 टाइम्स। एडवर्टीजमेंट बजट को 3 टाइम्स करने के बाद भी इसकी जो सेल्स आ रही है वो उतनी आ रही है जो जब 3 गुना नहीं था एडवर्टीजमेंट बजट तब आ रही थी। दैट मीन्स देयर इज नो रिपीटेड कस्टमर्स। दैट मीन्स कस्टमर्स है ही नहीं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो आपका अगर पहले 10 रुपए था वो आपका 30 रुपए हो गया, बट सेल्स उतनी। कैसे? मतलब आपका रिपीटेड कस्टमर नहीं है। तो लोगों को एक ज्ञान आ गया, लोगों ने कहा तुम तो झूठ बोल रहे हो। जैसे पेटीएम, जोमेटो लॉस में चल रही है, स्विगी लॉस में चल रही है, वैसे ही सरकारी कंपनीज भी लॉस में चल रही है। अब सरकारी कंपनीज अगर लॉस में चल रही है तो सरकार क्या करेगी? सरकारी कंपनीज को चलाने के लिए पैसा देगी। आप समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। पैसा आप क्यों ले रहे हो? भाई मेरे को धंधा चलाना है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए पैसा, माल खरीदने का पैसा नहीं है। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, सॉरी इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और जिस जहां पे रेवेन्यू डेफिसिट है, बिजनेस बंद करके निकल जाओ, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही तो। सरकार क्या करती है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, सरकारी कंपनीज लॉस में, तो ये टैक्स का पैसा पूरा खत्म कर रही है सरकार। दूसरी चीज, बीएसएनएल लॉस में चल रही है, इसको चलाने के चक्कर में सरकार को उधारी लेनी पड़ रही है। क्या लेनी पड़ रही है? उधारी। फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या क्रिएट हो रहा है? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है सरकार को। क्या लेनी पड़ रही है? बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है सरकार को। बोरोइंग्स की वजह से आपके ऊपर क्या आएगा? आपके ऊपर आएगा डेट, उधारी। डेट आ गया, डेट के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। क्या लगेगा? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट की वजह से आपकी उधार, आपका जो बिजनेस है वो और नुकसान में जाएगा। आप समझे क्या हुआ? धंधा लॉस में है, ठीक। लेट से किसी एक बंदे का बिजनेस है लॉस में, उसने क्या किया? बिजनेस को रन करने के लिए 1 करोड़ रुपए उधार लिया। इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है? 12%। तो अब उसका साल का 12 लाख का खर्चा और बढ़ गया। फिर भी धंधा उसका लॉस में, क्योंकि वो खर्चा किस में कर रहा है? सिर्फ सैलरीज देने में।
सैलरीज रेंट देने में, बिजनेस एक्सपेंशन में नहीं, सैलरीज और रेंट देने में खर्चा किया तो क्या हुआ, 12 लाख का और खर्चा बढ़ गया, तो अगले साल और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, फिर उसको पूरा करने के लिए आप और उधारी लोगे, फिर उसके बाद और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो भैया इसको खत्म करो। किसी भी कंट्री के लिए रेवेन्यू डेफिसिट इज अ हेल, मतलब ये पाप है भाई तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा इकोनॉमी डूबेगा ही डूबेगा, जो कि हो रहा है पाकिस्तान के साथ। Why पाकिस्तान इज गोइंग डाउन? क्योंकि सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, कमाई नहीं है। खर्चा नॉर्मल बिजनेस के लिए, नॉर्मल रेवेन्यू के लिए बोल रहा हूं मैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेफिसिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेफिसिट चलेगा। सरकार ने कहा कि हमने एसेट 50 करोड़ की बेची है, मगर हमने 500 करोड़ की नई एसेट क्रिएट करी, तुम करो 500 करोड़ की नई एसेट, क्योंकि वो तुम्हारे रेवेन्यू को बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। समझ आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करे, भैया खर्चा कम करो, सबसे पहले टैक्सेस बढ़ाओ ताकि तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो सके। समझ आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करना जरूरी है। हियर कम्स योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब बजट डेफिसिट पे चले जाओ, आसान रखो। बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक? यानी कि टोटल रिसीट है तुम्हारी, टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें से टोटल रिसीट को माइनस कर दो, तो सर उसको तो बजट डेफिसिट कहते हैं। नहीं, बोरिंग्स हटा दो बस उसमें से। क्या हटा दो? बोरिंग्स हटा दो, उधारी हटा दो। क्या हटा दो? उधारी हटा दो। अब आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का टोटल खर्चा 5000 करोड़, सरकार की टोटल कमाई 4500 करोड़, बोरिंग्स नहीं, अदर देन बोरिंग्स 4500 करोड़। सरकार ने खर्चा कितना किया? 5000 करोड़ का, कमाई कितनी हुई? 4500 करोड़ की सरकार की, बरोबर? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। 5 खर्च, 4.5 कमाई, 500 करोड़ का डेफिसिट। दिस डेफिसिट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। और सरकार इस फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए क्या करती है? बोरिंग्स लेती है। क्या लेती है? बोरिंग्स लेती है, उधारी लेती है। ठीक है, क्या लिखा है यहां पे? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक, ओवर टोटल रिसीट्स। यानी कि फिस्कल डेफिसिट किसको डिनोट करता है? बोरिंग्स को, क्योंकि जो तुम्हारे पास डेफिसिट है उसको खत्म करने के लिए उधारी लोगे ना। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट तो है, मगर कौन सी? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट 4 होती है, याद है? कैपिटल रिसीट 4 थी। बोरिंग्स, उधारी लेना पूरी दुनिया से, ठीक है, उधारी लेना। स्मॉल सेविंग्स, कंट्री के लोगों से थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, और चौथा रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक, तुम रिकवरी ऑफ लोन्स कर लो, तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, बट ये उधारी मत लेना, ठीक है? तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, उधारी मत लेना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं इसे? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। समझ आ गया? तो फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। उधारी नहीं लेनी बस तुम्हें। समझ आ गया? तो जितना डिफरेंस आएगा ना फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है, जितना फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? आपकी बोरिंग्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बोलो, बोरिंग्स बन जाएगी, बरोबर? इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका इंप्लीकेशन ये है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट हुआ, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फिस्कल डेफिसिट हुआ, तो क्या होगा? क्या नुकसान होगा? फिस्कल डेफिसिट हुआ तो सबसे पहले आप फंस जाओगे डेट ट्रैप में। किस में फंस जाओगे? डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप अब ये भी समझाया था मैंने, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ता जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेट ट्रैप। उधारी का ट्रैप बढ़ता जाएगा। समझ आ गया? दूसरा क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई। क्यों सर? क्योंकि सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी तो क्या होगा? चीजें महंगी, इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। अभी पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ गई पूरी की पूरी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ी पड़ी है सरकार के, मतलब उसके ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ी पड़ी है। समझ आ रहा है? इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस किसकी बढ़ी पड़ी है? इंडिया की। किसकी बढ़ी हुई है? इंडिया की फॉरेन डिपेंडेंस। इंडिया की तो इतनी भी नहीं है इंडिया तो, पर पाकिस्तान की फॉरेन डिपेंडेंस देखो। सऊदी अरब जो बोलेगा ना पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी उधारी दे रखी है। कुछ नहीं, चाइना जो बोलता है वही पाकिस्तान करता है। बहुत भयंकर उधारी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ आया? लास्ट आता है आपका कौन सा? प्राइमरी डेफिसिट। क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट हुआ आपको, फिस्कल डेफिसिट हुआ, ये फिस्कल डेफिसिट हुआ, ठीक। इसमें से एक काम करो, इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो। क्या हटा दो? इंटरेस्ट पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है?
इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट मतलब कि भैया आप उधारी लोगे, उस उधारी पे इंटरेस्ट जाएगा, आप उधारी लोगे, उस उधारी पे इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा? इंटरेस्ट जाएगा उधारी पे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्राइमरी डेफिसिट में से, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दो, प्राइमरी डेफिसिट में से इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दो। क्या हटा दो? इंटरेस्ट का पेमेंट। उसे क्या कहते हैं? फिस्कल, वो प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दो, उसको कहते हैं अपन, ठीक है, क्या? प्राइमरी डेफिसिट। बरोबर, डन, ठीक। चलिए वाइंड अप करते हैं क्लास।